नमस्कार सभी को। आज अपन देखेंगे अपनी जीके 1000 सीरीज है, उसमें दूसरा वीडियो है। ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने हिस्ट्री के क्वेश्चन देखे थे, वो भी व्याख्या सहित। तो वो वीडियो नहीं देखा आपने तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके देख लो। और यहाँ अपन देखेंगे आज ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी में जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान। बहुत ही साधारण और आसान क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो आप बताओगे भारत का है तीसरा, पांचवा, सातवां या नौवां। तो देखो मैं बताता हूँ, विश्व में सबसे बड़े देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े देश देखने आपको ये पूछा जा सकता है। सबसे बड़े देश यानी सबसे बड़ा देश कौन सा है। सबसे एक नंबर पे है रूस। रूस के बाद में कौन सा है, कनाडा। तीसरे नंबर पे है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथे नंबर पे है चीन। पांचवें नंबर पे है ब्राजील। पांचवें नंबर पे ब्राजील है। और छठे नंबर पे है वह है ऑस्ट्रेलिया। और सातवें नंबर पे अपना भारत। तो विश्व में आपसे पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश पूछ सकता है, बिल्कुल। या पूछ सकते हैं तीन बड़े देश, या फिर भारत का ही, और भारत किन किन देशों से बड़ा छोटा है से भी पूछा जा सकता है, और किन देशों से बड़ा है। तो इन छह को छोड़कर बाकी सारे आएंगे, उनसे भारत बड़ा है। तो यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, यह है सातवां स्थान है। और विश्व का जितना भी क्षेत्रफल है, जैसे मान लो ये विश्व का है 100%, इसका भारत का कौन सा स्थान तो आपने देख लिया, परसेंट कितना है। तो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, वो भारत का क्षेत्रफल है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। अब बात करें अपन जनसंख्या की, देखो ये भी पूछा जा सकता है कि जनसंख्या के मामले में भारत की क्या स्थिति है। तो जनसंख्या में भारत का स्थान है वह है दूसरा। तो एक नंबर पे कौन है, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है चीन की, और 2 नंबर पे है अपना भारत। तो देखो भारत है क्षेत्रफल में तो हो गया सातवां, और जनसंख्या में हो जाएगा वो है दूसरा। ऐसे आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा कितने समान राज्यों से निकलती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आप बताओ। तो देखो आपको पता होना चाहिए कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। समय मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से गुजरती है। तो पहले तो अपन देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा, चलो मैं एक बार छोटा सा मैप बना लेता हूँ आपके, तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी। आराम से देखो, मैप अगर आपका क्लियर है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैप अच्छे से क्लियर होना चाहिए आपका। ये राजस्थान वाला इलाका हो गया। चलो मैं एक बार इसे टूटा फूटा बना देते हैं। ये राजस्थान हो गया। अब कर्क रेखा गुजरती है, वो यहाँ से निकलती है। वो कर्क रेखा है, वो यहाँ से गुजरती है, ऐसे होती होती ऐसे। ये है कर्क रेखा, जैसे कैंसर लाइन भी कर्क रेखा। और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये देखो सीक्वेंस ध्यान रखना, ट्रिक काम नहीं आएगी यहाँ पे। सीक्वेंस से देखेंगे तो ये है आपका गुजरात, फिर गुजरात से ये वाला है राजस्थान का इलाका। तो ये राजस्थान के डूंगर बांसवाड़ा से गुजरती है। फिर ये है एमपी से। फिर एमपी के बाद में कौन सा राज्य आता है, वो आता है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद में किससे जाएगी, छत्तीसगढ़ के बाद में जाएगी झारखंड। यहाँ पे है झारखंड। और ये वाला इलाका है, ये पश्चिम बंगाल का इलाका है, पश्चिम बंगाल का। और ये है त्रिपुरा। और ये आ जाएगा मिजोरम। तो ये आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये तो हो गए 8 राज्य। देख लेते हैं अपन, गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य हो गए। अब अपन बात करते हैं समय मानक रेखा, तो वो कौन सी है? मानक समय रेखा। मानक समय रेखा देखो, आप लगातार जुड़ोगे तो मैं ज्योग्राफी हो चाहे हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी इतनी गजब सेट करवा दूंगा दिमाग में। मानक समय रेखा ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। पहले तो यही पता होना चाहिए कितने कितने राज्यों से गुजरती है। फिर वो 5 कौन कौन से हैं? देखो, यूपी, एमपी, यूपी एमपी है, फिर छत्तीसगढ़ है, और उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा कि कर्क रेखा व भारतीय समय रेखा दोनों यानी कॉमन राज्य कौन कौन से? तो आप बताओगे कॉमन, एक तो छत्तीसगढ़ है और एक है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यहाँ भी है। यूपी यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। तो आप बता सकते हो। तो 2 राज्य कौन कौन से? तो आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी। और ये 2 कौन कौन से? तो आप बताओगे यानी मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ कर्क रेखा और समय मानक रेखा दोनों गुजरती है। एक है छत्तीसगढ़। अब की बार तो मैंने ये दिया है और आगे भविष्य में ये भी दे सकता है, तो वो राज्य भी आपको ध्यान रखने हैं। तो ये कंप्लीट। आगे चलते हैं अपन। भारत का सुदूर पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का पूर्वी बिंदु बताना आपको कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो देखो, आपको मैप की समझ होनी चाहिए। मैंने पहले ही बता रखा आपको कि छोटा सा मैप बना लेते हैं अपन। टूटा फूटा बना लो, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं है आप एग्जैक्ट बनाओ। ये वाला राजस्थान का हो गया भाई। एक बार के लिए अपन ऐसे देख लेते हैं ना। चलो, ये हो गया। अब बात करते हैं अपन। देखो, ये तो है आपका उत्तरी बिंदु, ये है आपका दक्षिणी बिंदु, ये आपका पूर्वी बिंदु, और ये हो जाएगा पश्चिमी बिंदु। तो ऊपरी उत्तरी बिंदु की बात करें अपन, तो ये है इंदिरा कोल। ये कौन सा है भाई? ये हो जाएगा इंदिरा कोल। ये है इंदिरा कोल। कहाँ है ये? तो ये जे.एंड.के में है। जे.एंड.के में है। चलो, बात करते हैं अपन दक्षिणी बिंदु की। तो दक्षिणी बिंदु की बात करें तो देखो, मुख्य बिंदु की बात करें, मुख्य भूमि की बात करें अपन, तो ये हो जाएगा अपना। और अगर अपन दीपों समेत बात करें तो अपना अंतिम बिंदु ये हो जाएगा। तो ये तो कौन सा है भाई? वो इंदिरा कोल है। तो ये है इंदिरा पॉइंट। ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। यानी अपना 6 डिग्री 5 मिनट से यहाँ से अक्षांश शुरू होता है। यहाँ से शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट। तो ये हो गया मुख्य बिंदु का। अगर दक्षिणी पॉइंट पूछे तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी, तमिलनाडु। कन्याकुमारी, और ये है तमिलनाडु में। ठीक है, ये है ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट। ये हो जाएगा ग्रेट निकोबार। ये सारे पढ़ाऊँगा मैं आपको। अगर वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे ना, वहाँ अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल गया होगा दक्षिणी बिंदु कौन सा। मुख्य भूमिका पूछे तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी। मुख्य भूमिका तो कन्याकुमारी, और वैसे है इंदिरा पॉइंट। इधर हो ही गया। इधर अपने पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये गुहार मोती या गौर मोता। गुहार मोती यूं कहे तो इसका दूसरा नाम है गौर मोता। गौर मोता ये है कहाँ? तो ये है गुजरात में। ये हो जाएगा गुजरात में। अब चलते अपन पूर्वी बिंदु की बात करें तो पूर्वी बिंदु है वह कीबीथु। पूर्वी बिंदु है वह कीबीथु, और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कीबीथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं पूरा अपने पश्चिम से लेकर पूर्व तक इसकी चौड़ाई कितनी है राजस्थान अपने भारत की? तो आप बताओगे 2933 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये कितनी है? 3214 किलोमीटर। तो ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी
भारत की चौड़ाई आपको पता चल गई है और लंबाई आपको पता चल गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुदूर पूर्वी पूछा है तो ये पूर्वी क्या है? किबीथु। और कौन सा यहाँ पे स्टेट का नाम दिया है तो वो कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वो दक्षिण देता तो आप बता दें कन्याकुमारी और ये वाला। चलो आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है? भारत का कुल देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 29 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर, 29/18, 29/20 या 29/30। तो अपन देखते हैं पहले तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। वही है, देखो यहाँ मैं आपको मैप नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से तो अक्षांश शुरू होता है, ठीक है, यहाँ से तो अक्षांश शुरू होता है। मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि अक्षांश कैसे हैं। तो ग्लोब पर जो आडी रेखाएं खींची हुई है या मानचित्र पर, वो तो है अक्षांश। और जो खड़ी रेखाएं हैं ये, तो ये कौन सी ये जाएगी? ये तो हो जाएगी देशांतर रेखाएं। और जो आडी रेखाएं हैं वो हो जाएगी अक्षांश। तो ये आडी ऐसे खींची हुई है, ये अक्षांश रेखाएं हैं। और अक्षांश शुरू होता है अपना भारत का, वो होता है यहाँ से। तो ये हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। और ये कहाँ तक जाता है? ये यहाँ तक जाता है। कौन सा है? इंदिरा कोल तक। कितना हो जाएगा? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और ये हो जाएगा यहाँ से। और अगर मुख्य भूमि की बात करें तो होता है, वैसे कहाँ से होता है? यहाँ से 6 डिग्री 5 मिनट। तो ये तो देखना नहीं है, मुख्य भूमि का ही अक्षांश देखना जो कन्याकुमारी से इंदिरा कोल तक है। बात करें अपन देशांतर रेखा की तो वह 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। कहाँ से कहाँ तक है? तो ये यहाँ तक है, किबीथु तक। और किबीथु तक कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट, यानी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये हो गया। अब आपके कुल देशांतरीय विस्तार पूछा है तो कैसे पूछा होगा इसने? तो इसने पूछा है कि 97 डिग्री 25 मिनट है यहाँ, और यहाँ पर है 68 डिग्री 7 मिनट। तो इनका अंतर पूछा है। तो अंतर कितना हो जाएगा इसका? 18 हो जाएगा इधर तो, और इधर आप निकाल लेना इसका। तो पहले तो देखो 18 किस में आ जाएगा? तो 18 आ जाएगा ऑप्शन बी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो कितना हो जाएगा? 29 डिग्री 18 मिनट। ये तो हो गया कुल देशांतरीय विस्तार। अगर अपन बात करें अगर आपको कुल अक्षांशीय विस्तार पूछा जाता तो आप करते 37 डिग्री और 6 मिनट में से 8 डिग्री 4 मिनट को माइनस कर देते। तो यहाँ हो जाता 2 और यहाँ हो जाता 29। तो ये कितना हो जाता? 29 मिनट 2 सेकेंड, सॉरी 29 डिग्री 2 मिनट इसका कुल अक्षांशीय विस्तार हो जाता। देशांतरीय विस्तार पूछे तो ये हो जाएगा, और अक्षांशीय विस्तार पूछे कुल तो ये हो जाएगा। कहाँ से शुरू होता है? यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ से यहाँ तक है। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, और इसका आंसर ये है। चलो आगे देखते हैं अपन। भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है? भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है ये आपको बतानी है भाई। भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है? 7516.6 या 6100, 15200 या 22716.6 किलोमीटर। तो ये आपको बतानी है। तो अपन भारत की देखो कुल सीमा की बात करें, भारत की कुल सीमा की बात करें, भारत की कुल सीमा की अपन बात करें तो वो है 22,716.61, 22,716.61 किलोमीटर। वहीं बात करें अपन भारत की कुल स्थलीय सीमा की, भारत की कुल स्थलीय सीमा की बात करें अपन, भारत की कुल स्थलीय सीमा की बात करें तो वो है 15,200 किलोमीटर। सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर बात करें अपन तटीय सीमा की, कुल तटीय सीमा की बात करें
भारत की कुल तटीय सीमा की बात करें तो वो है 7516.6 किलोमीटर, यानी द्वीपों सहित है ये, द्वीपों के मिलाए हुए हैं ये। फिर बात करें अपन मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मुख्य भूमि की यानी द्वीपों को हटा देते अपन, मुख्य भूमि की तटीय सीमा की, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो हो जाएगी 6100 किलोमीटर, 6100 यानी 6100 किलोमीटर। यहाँ क्या करेंगे अपन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और वह लक्षद्वीप को हटा देंगे अपन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वह लक्षद्वीप को हटा देंगे, तो फिर ये हो जाएगी। तो ये पूछता है संपूर्ण तटीय सीमा पूछी इसने, संपूर्ण तटीय सीमा कौन सी हो जाएगी, तो देखो स्थलीय नहीं पूछा, ये पूछा संपूर्ण, तो संपूर्ण है कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, चारों इंपॉर्टेंट है। बाकी कौन सा कहाँ है, किस राज्य की सबसे ज़्यादा एरिया में, सारी बताऊंगा आपको जहाँ डिटेल से पढ़ेंगे अपन। अब बात करते हैं मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, मैं इतना गजब समझाऊंगा, अभी देखो आप पेशेंस रखना। अपन बात करें तो पहले तो बात करते हैं अपन मध्य हिमालय की, तो मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है, बिल्कुल, लघु को निम्न भी कहा जाता है, लघु को निम्न भी कहा जाता है, एक तो बात ये हो गई। अब बात करते हैं अपन, देखो यहाँ से ये अपना क्या है, महान हिमालय, ठीक है, ये क्या हो गया, ये है महान हिमालय, ये है महान हिमालय। चलो अब बात करते हैं, अब पहले अपन मैं नदियाँ बताता हूँ आपको, देखो नदियों के हिसाब से अपन देखेंगे। तो ये आपकी ये कोई नदी है और ये है आपकी झेलम नदी, आप लिखते रहना झेलम नदी। कितने क्वेश्चन कवर हो जाएंगे देखना यहाँ पे, झेलम नदी। और झेलम से जैसे आगे चलेंगे अपन तो यहाँ पे घाटियाँ सारा बता दूंगा मैं। ये है व्यास नदी, झेलम नदी के बाद है ये है व्यास नदी। ये सारी की सारी कहाँ से आ रही है, महान हिमालय से आ रही है। ये नदी है यमुना नदी, ये है यमुना नदी। और यमुना नदी के बाद में अपन चलते हैं तो इधर से आती है, यह है बागमती नदी, यह है बागमती नदी। आराम से समझना है इसको, देखो पूरा को समझ में आ जाएगा, जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है। ये आ गई बागमती नदी, झेलम, व्यास, यमुना और बागमती नदी। अब बात करते हैं, जैसे ये आई, यहाँ से अपन देखते हैं तो देखो ये है लघु हिमालय, छोटे छोटे, देखो ये है, ये लघु हिमालय हो गए, ये है लघु हिमालय, ठीक है। मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ लघु हिमालय, ये सारे के सारे। और ये कैसे बने हुए हैं, ये ऐसे बने हुए हैं, ये है लघु हिमालय, ये ऐसे बने हुए हैं, ये हो गए लघु हिमालय। यहाँ से ये नदी आ रही है, ये लघु हिमालय, ये महान हिमालय। और यहाँ पर एक घाटी बनी हुई है, यहाँ पर एक घाटी बनी हुई है, ये बनी हुई है घाटी, और इसका नाम है कश्मीर घाटी, इसका नाम है वो है कश्मीर घाटी। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि झेलम नदी किस घाटी से बहती है, तो आप बताओगे कि कश्मीर घाटी से होते हुए बहती है। ये हो गई। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे, व्यास नदी है तो वो कौन सी घाटी से बहती है, तो इन दोनों के बीच में ये घाटी है, इसका नाम है कुल्लू कांगड़ा घाटी। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, आपको पूरा लिखना है, कुल्लू कांगड़ा घाटी। चलो आगे देखते हैं अपन, ये यहाँ पर एक घाटी है, ये घाटी है, उसका नाम है मसूरी, इसका नाम है मसूरी घाटी। और इधर एक घाटी है, इसका नाम है काठमांडू घाटी, काठमांडू। आराम से पेशेंस रखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि ये जो पर्वत श्रेणियाँ है, यहाँ से पूछेगा कि किस इन घाटियों के बीच में है, तो देखो ये जो आपका
ये है कश्मीर घाटी और ये है कांगड़ा घाटी। अब इन दोनों के बीच में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, इन दोनों के बीच में आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ये कौन सी पर्वत श्रेणी है यहाँ पे, तो आप बताओगे पीर पंजाल। ये जो पर्वत श्रेणी है ये कौन सी है, तो आप बताओगे पीर पंजाल। ये कहाँ है, ये लघु हिमालय की पीर पंजाल है। और कहाँ है ये, JNK में, यानी जम्मू कश्मीर में। चलो ये पता चल गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि कश्मीर घाटी व कांगड़ा घाटी के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी है, आप बताओगे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। आगे चलते हैं अपन, कुल्लू कांगड़ा घाटी और मसूरी घाटी, इन दोनों के बीच में ये जो पर्वत श्रेणी है ये कौन सी है, तो आप बताओगे धौलाधर पर्वत श्रेणी। कौन सी है, धौलाधर। हालांकि मैं डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, यहाँ तो अपन क्वेश्चन की डिस्कशन कर रहे हैं। ये कहाँ है, तो आप बताओगे हिमाचल प्रदेश में। बात करते हैं ये कौन सी है, तो ये है नागटिब्बा। मतलब ऐसे भी पूछा जा सकता है कि लघु हिमालय को उत्तराखंड में क्या बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश। नागटिब्बा कहाँ है, तो ये है उत्तराखंड में। अब आपसे क्वेश्चन पूछे, जैसे अभी डिस्कस करेंगे अपन, यहाँ चलते हैं और देखो ये पॉइंट है, ये है दार्जिलिंग। ये कौन सा पॉइंट है, दार्जिलिंग। ये है दार्जिलिंग। और यहाँ पर क्या होता है, मध्य हिमालय महान हिमालय से जुड़ जाता है। मध्य हिमालय प्लस महान हिमालय जुड़ जाते हैं, ठीक है। महान हिमालय और मध्य हिमालय आपस में जुड़ जाते हैं, कहाँ पर, दार्जिलिंग में। अब अपन बात करें ये वाला, तो ये पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो ये पर्वत श्रेणी है महाभारत। ये कौन सी है, महाभारत। ये पर्वत श्रेणी है महाभारत और कहाँ है, नेपाल में। ये पर्वत श्रेणी है महाभारत और ये है नेपाल में। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, और ये खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं लेके आऊँगा, धीरे धीरे देखना आप सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात चलते हैं अपने क्वेश्चन में कि मध्य हिमालय में, मध्य हिमालय को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो फटाफट अपन नेपाल के पास चलते हैं। ऑप्शन में चलें, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल कहाँ कहा जाता है, जम्मू कश्मीर में। मध्य हिमालय का भाग है और ये जम्मू कश्मीर में। बात करें अपन नागटिब्बा, फटाफट नागटिब्बा के पास चलते हैं। नागटिब्बा कहाँ है, उत्तराखंड में। तो अपन यहाँ लिखेंगे उत्तराखंड में। नागटिब्बा कहाँ है, उत्तराखंड में। धौलाधर चलते हैं, तो धौलाधर कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। महाभारत कहाँ है, तो महाभारत नेपाल में है भाई। कहाँ है, नेपाल में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, महाभारत। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब आपसे पूछे कि झेलम नदी किस घाटी से गुजरती है, तो आप बताओगे कश्मीर घाटी से। व्यास नदी तो कांगड़ा घाटी से, यमुना नदी मसूरी घाटी से, और बागमती नदी ये काठमांडू घाटी से गुजरती है। फिर बात करें धौलाधर पर्वत श्रेणी है किन घाटियों के बीच स्थित है, तो आप बताओगे कांगड़ा व मसूरी घाटी के बीच। पीर पंजाल यह है अपने कश्मीर घाटी और कांगड़ा घाटी के बीच। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। मेरे हिसाब से ये समझ में आया होगा, और स्क्रीनशॉट लेना और अपने नोट्स में अच्छे से मेंशन करना, और बाकी डिटेल्स में पढ़ेंगे तो और ही अच्छा समझाऊंगा मैं यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं, म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं। म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं, 1 2 3 और 4। तो आपको बताना है कि म्यांमार के साथ सीमा बनाते हैं और कौन कौन से बनाते हैं। तो आपने देखा होगा, देखो मैप में छोटा सा बना देता हूँ यहाँ पे। हालांकि एग्जैक्ट तो मेरे से नहीं बनता इतना, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। क्योंकि मैप पकड़ हो जाएगी मैप की, उस दिन आपका जीके बहुत अच्छा हो जाएगा, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा फिर। ये है मैप। अब यहाँ से अपन बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा, तो ये अपना अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। फिर नीचे बताया था मैंने नागालैंड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, नागालैंड। फिर इधर बात करते हैं तो मणिपुर और मिजोरम, ये दोनों हो जाएंगे एम के हिसाब से। तो आप बता सकते हो
क्या कैसे याद रखोगे, तो ये आप ऐसे ट्रिक से याद रखो, तो ऐसे कर लेना, नाम इसका मणि है, ठीक है। म्यांमार का नाम क्या है, मणि। म्यांमार का नाम मणि है, मतलब नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर। मिजोरम और मणिपुर। पहली तो बात है कितने राज्य हो गए, 4, तो इसका तो आंसर हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ से लेकर ये इस साइड वाला एरिया क्या है, कौन सा है, म्यांमार। ये वाला है म्यांमार, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी सीमा बनाता है, तो ये ध्यान रखना 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि म्यांमार के साथ कितनी सीमा है, तो वो है 1643 किलोमीटर। म्यांमार के साथ कितनी सीमा बनाता है, 1643 किलोमीटर की सीमा बनाता है। कितने राज्य बनाते हैं, तो 4 बनाते हैं। कौन कौन से, तो देखो यहाँ अब लिख लेना, ट्रिक के हिसाब से चलें तो नागालैंड, फिर बात करते हैं अपन अरुणाचल प्रदेश की, और सीक्वेंस से पढ़ो तो ऐसे देख लेना, नाम इस हिसाब से ANM में, या मणि ANM है, ऐसे भी ध्यान रख लेना, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से याद रख लेना। ये मिजोरम और ये हो जाएगा मणिपुर। यहाँ तक कंप्लीट। फिर देखते हैं, एक आपसे पूछा जा सकता है भूटान। भूटान के भी साथ भी 5। भूटान के साथ कितने राज्य सीमा बनाते हैं, तो भूटान के साथ भी 4 राज्य सीमा बनाते हैं। भूटान के साथ भी 4 राज्य सीमा बनाते हैं, और कितने बनाते हैं, 699 किलोमीटर की। ये ध्यान रखना। तो यह पूछा जाता है कौन सा नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, क्वेश्चन दिया जाता है कि म्यांमार के साथ कौन सा जिला राज्य सीमा नहीं बनाता, तो मेरे को बताओ मेघालय बनाता है क्या। ये सिमिलर क्वेश्चन है, तो मेघालय नहीं बनाता, ये ध्यान रखना। यहाँ पे लिख लेना, मेघालय नहीं बनाता। म्यांमार के साथ मेघालय सीमा नहीं बनाता, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बात करते हैं अपन भूटान में। तो भूटान का ध्यान रखना कि भूटान में जाओगे तो पास हो जाओगे। भूटान में जाओगे तो पास हो जाओगे कैसे, पश्चिम बंगाल, असम, हाँ सॉरी, ऐसे हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल और सिक्किम, ऐसे ऐसे पास हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल और सिक्किम। तो ये है भूटान के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। तो चलते हैं आगे। भारत कौन से कटिबंध में आता है, भारत कौन से कटिबंध में आता है, उष्ण कटिबंध में या शीतोष्ण कटिबंध में, उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध में, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने ग्लोब को बहुत अच्छे से करवाऊंगा आपको। देखो यहाँ वाला है ऐसे पूरा कि कौन से कटिबंध में आता है, उष्ण, उपोष्ण और शीतोष्ण। तो भारत आता है उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध में। भारत आता है, वो आता है उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध में। ये लिख लेना, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत उष्ण व शीतोष्ण कटिबंध में आता है। बात करते हैं, भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, भारत शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है तो किस में मिलता है, ऋग्वेद में, पुराण में, उपनिषद और ब्रह्मा में। तो देखो भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो पुराण में मिलता है। और आपको कमेंट में बतानी है कि पुराणों की संख्या कितनी है, पुराणों की संख्या बतानी है। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है ये बताना है, प्राचीन पुराण कौन सा है ये आप कमेंट में बताओगे। चलो आगे देखते हैं अपन। भारतीय संविधान में उल्लेखित इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है, संस्कृत से, अरबी से, यूनानी से या पाली से। तो आपको बताना है कि इंडिया शब्द की उत्पत्ति किससे मानी जाती है। तो देखो मैं बता दूं, इंडिया शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, वो मानी जाती है यूनानी या ग्रीक भाषा के इंडोई शब्द से। उत्पत्ति किससे हुई है, तो इंडोई शब्द से हुई है, इंडोई शब्द से हुई है। और इंडोई शब्द क्या है, इंग्लिश में लिख लो अब, इंडोई शब्द से। और इंडोई शब्द किसका शब्द है, तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। और इस ग्रीक भाषा को क्या कहा जाता है, इसे यूनानी भी कहा जाता है। यही यूनानी भाषा है, यही ग्रीक भाषा है। जिसका तात्पर्य क्या होता है इंडोई का, तो इसका तात्पर्य इंडोई से किससे बनता है, तो इंडस से बनता है, इंडस से बनता है। इंडस का मतलब क्या होता है, सिंधु। इंडस से का मतलब होता है सिंधु।
तो सिंधु के नदी के आसपास का क्षेत्र है वो है इंडस, इंडोई हो गया। और इंडोई शब्द किसका है, ग्रीक या यूनानी भाषा का। तो इस हिसाब से इसका हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनानी, और इसी को ही ग्रीक बोला जाता है। तो ये लिख लेना आप, ग्रीक भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलो ये हो गया कंप्लीट। अगले वीडियो में अपन देखेंगे इंडियन पॉलिटी। अगले वीडियो में देखेंगे अपन इंडियन पॉलिटी, और पॉलिटी के भी वही अच्छे लेके आऊँगा मैं 360 डिग्री पे, और बहुत अच्छे से आपको कवर हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक बार बता के ज़रूर जाना कि सर शानदार है। जैसे अपन कंटिन्यू रखेंगे, दिन दिन धीरे धीरे शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि ऑफलाइन का तो एक्सपीरियंस है लेकिन ऑनलाइन में इतना अभी है नहीं एक्सपीरियंस। तो धीरे धीरे अपना कॉम्बिनेशन बैठ जाएगा, उस हिसाब से आप बिल्कुल सेट हो जाएगा आपके माइंड में। देखना बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा मैं सारे सब्जेक्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू। आपकी तैयारी चलती रहे। आने वाले टाइम में ग्रुप डी की भर्ती आएगी 1 लाख से ज़्यादा, एनटीपीसी की आएगी, आरपीएफ की चली रही है। तो ऐसे करके आप एक ही तैयारी में आपका सारा काम अच्छा हो जाएगा।